ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन देखा था, पीसीएम। पीसीएम क्या होता है लास्ट टाइम हमने देखा था। तो ये हमने देखा, बताया था कि ये एक एनालॉग वेव है। इस तरीके से ये एक एनालॉग वेव है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कोडेड वैल्यूज ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल। ठीक है, और फिर हमने बताया था कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और वेव जनरेट करेंगे जिसे हम पीसीएम वेव कहेंगे। दैट विल बी अ वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग वेव। ठीक है, तो अब जरा सा हम इसको देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है इसमें पीसीएम में। इन पीसीएम एनोटेशन, in PCM the total amplitude range which the signal may occupy is divided into a number of standard levels. डिस्क्रीट का मतलब है, डिस्क्रीट लेवल्स। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम बात करी थी आप लोगों से कि डिस्क्रीट लेवल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। डिस्क्रीट का मतलब है कि इंटीजर वैल्यूज होंगी, वैल्यू, ठीक है ना, यानी 2, 3, 4, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, लाइक दैट। सिंस these levels are transmitted in binary code, the actual number of levels is a power of 2। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी कोड जनरेट होगा। तो बाइनरी कोड जनरेट होगा और जितनी बिट्स हैं उसमें हम लेवल उसके हिसाब से कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power n। ठीक है, तो अभी हमने जो है ये लास्ट जो फिगर है इसमें आपके इसमें आपके 16 लेवल्स हैं, 0 to 15। तो कितने लेवल्स हो गए, 2 raised to the power 4, यानी 4 बिट सिस्टम है। तो यहाँ पे ये 16 लेवल्स इसके हो गए। यहाँ पे ये देखेंगे, वाई एक्सिस पर देखें टोटल सिग्नल एम्पलीट्यूड रेंज, जहाँ पर मैं माउस आपका ठीक। और क्या करते हैं हम, उसके बाद हम अब प्रैक्टिकली कितने लेवल्स हम यूज करते हैं, अप टू 128 लेवल्स, यानी 7 बिट सिस्टम हम यूज करते हैं, 2 raised to the power 7। और उसके बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन भी यही कहता है कि हम इंटीजर वैल्यूज पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बाय ए प्रोसेस कॉल्ड क्वांटाइजिंग द लेवल एक्चुअली सेंट बाय एनी सैम्पलिंग टाइम इज द नियरेस्ट स्टैंडर्ड एज क्वांटम लेवल। यानी अगर हम अभी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो हम उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर लेवल पर हम उसको सेंड करें। ठीक है, इसको देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं फिगर में समझाऊंगा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर सिग्नल का लेवल 6.8 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे होते तो हम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता उसमें हम पल्स जनरेट करते जिसका एम्पलीट्यूड या तो 6.8 वोल्ट होता या उसके प्रोपोर्शनल होता, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ठीक है, या फिर अगर हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन हम कर रहे होते तो हम एक ऐसी पल्स जनरेट करते जिसकी विड्थ या तो 6.8 माइक्रोसेकंड होती या उसके प्रोपोर्शनल होती 6.8 के। ठीक है ना, यही बताया था आपको कि जो एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो भी मॉड्यूलेटेड वेव होती है दैट इज प्रोपोर्शनल, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रोपोर्शनल टू सिग्नल लेवल होती है। तो एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, उसके प्रोपोर्शनल हम एक पल्स जनरेट कर देते, या अगर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है तो उसको उसके प्रोपोर्शनल हम एक पल्स जनरेट कर देते टाइम के प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, वैल्यू सिग्नल है 6.8 वोल्ट का, तो 6.8 माइक्रोसेकंड की ही हमने पल्स जनरेट कर दी, या 6.8 वोल्ट का ही हमने एक और सिग्नल जनरेट कर दिया। ठीक है, लेकिन डिजिटल मॉड्यूलेशन में या पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 6.8 वोल्ट इज नियरेस्ट टू दिस इंटीजर 7। तो 7 की डिजिटल वैल्यू जो है क्या होती है बिट्स में,
0111। तो हम इस सिग्नल को जो हम कोड जनरेट करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 6.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग डिजिटल नंबर 7 या 0111 ये जनरेट हो जाएगा और फिर हम इसको सेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें डीमॉड्यूलेशन करना होता है तो हम इस वजह से हम इसको डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में सेंड करते हैं, क्योंकि हमें डीमॉड्यूलेशन भी करना होगा आगे, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सेंड करेंगे, यानी 0111 की बजाय हम क्या भेजेंगे, सेंड करेंगे 1110। ये बात जरा ध्यान रखने की है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चीज का ध्यान रखें। कि हमें क्या क्या वैल्यू भेजनी है, 6.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें 7 वैल्यू भेजनी है, और 7 डिजिटल कोड में क्या बन जाता है, 0111। और क्योंकि हमें डीमॉड्यूलेशन करना है तो इसलिए हम उसे बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक हम उसको भेजेंगे, ठीक है, यानी रिवर्स ऑर्डर में हम उसको। अब वापस हम इस पे फिगर पे आते हैं। इस फिगर में क्या हो रहा है, एज शोन द फिगर द सिग्नल इज कंटिन्यूअसली सैम्पल्ड, क्वांटाइज्ड, कोडेड एंड सेंट as each sample amplitude is converted to the nearest standard amplitude and into the corresponding back to front binary number. If sufficient quantizing levels are used, the result cannot be distinguished from that of an analog transmission system. क्या कह रहे हैं, देखिए हर सिग्नल को हम कंटिन्यूसली सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक डिजिटल नंबर जनरेट कर रहे हैं और उसको हम बैक टू फ्रंट फॉर्म में हम उसको सेंड कर रहे हैं। तो 6.8 वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर ये थी, ये वैल्यू थी 6.8, ये इस- ये सिक्स एक्चुअल ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड था 6.8, और इसको हमने सेंड कैसे किया, एज ए डिजिटल नंबर नियरेस्ट टू इट 7। अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू सिर्फ 4.5 है, तो इसे हम एज 5 भी सेंड कर सकते हैं, एज 4 भी सेंड कर सकते हैं, तो हमने इसको एज 5 सेंड कर दिया। फिर यहाँ पर एक वैल्यू है ये 3.5, इसको हमने एज 4 सेंड कर दिया। 2 है वैल्यू, इसको हमने खैर एज 3 सेंड किया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली, वो जब डिजिटल अप्रोक्सीमेशन करेंगे उसका तो वो वही वहीं के उस इसी वैल्यू के करीब आ जाएगी। या ये वैल्यू है 9.5 मान लीजिए, तो इसको हमने एज 10 सेंड किया। यहाँ पर ये वैल्यू है 12.5, इसको हमने नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट हायर इंटीजर ले लिया 13, ऐसे सेंड किया है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि अगर मिडिल वैल्यू आ रही है तो नेक्स्ट हायर इंटीजर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ 12.5 था तो 13 चला गया, ये वैल्यू 12.5 है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 12.5 यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाई एक्सिस पर, लेकिन हम सेंड क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सेंड हम कर रहे हैं 30, लाइक दिस, ओके। तो कह रहे हैं कि हम जितने लेवल्स हम बढ़ा देंगे क्वांटाइजेशन के, जितना हम क्वांटाइजेशन का लेवल हम बढ़ा देंगे, जैसे ये फिगर है, इसमें ये क्वांटाइजेशन है, 4 बिट क्वांटाइजेशन हमने किया है। अगर हम बिट्स बढ़ा देंगे तो ये क्वांटाइजेशन लेवल्स हमारे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखिए, तो जितने क्वांटाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे हम उतना क्लोज अप्रोक्सीमेशन हम एनालॉग वेव का कर सकते हैं, और हायर नंबर, और जितना हायर हम जाएंगे क्वांटाइजेशन के उतना हम क्लोज अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये एनालॉग और जो पीसीएम वेव है उसके बीच में हम फर्क नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जरूर होगा, ऑब्वियसली थोड़ा तो एरर होगा ही। तो इस एरर को क्या कहा जाता है, इस एरर को कहते हैं भाई क्वांटाइजेशन नॉइस, क्वांटाइजेशन।
और इसकी वजह से हमारे पास एरर्स होते हैं। तो और लार्जेस्ट एरर कितना हो सकता है, इज इक्वल टू हाफ द साइज ऑफ द सैम्पलिंग इंटरवल। लार्जेस्ट एरर पॉसिबल विल बी जितनी आपने सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग इंटरवल है, ठीक है, उसमें हाफ, उसका हाफ, ये आपका लार्जेस्ट एरर हो जाएगा इस तरीके से। An obvious method of reducing quantizing noise is to increase the number of standard levels until the noise level becomes acceptable। देखिए अगर हम क्वांटाइजेशन लेवल्स कम हैं तो सैम्पलिंग इंटरवल ज्यादा होगा, ये सैम्पलिंग इंटरवल हो गया। और क्वांटाइजेशन लेवल्स अगर ज्यादा हैं तो सैम्पलिंग इंटरवल कम होगा, उसी हिसाब से एरर भी आपका कम होगा। यहाँ पे इतना है एरर, ये यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ इतना एरर, तो इसका हाफ, ये कह रहे हैं। अब हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं कि पीसीएम सिस्टम में क्या क्या चीज होती है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले ये आपका सिग्नल आया एम टी, टाइम वेरिंग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। ठीक, फिर हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, सिग्नल को हम कंप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, टाइम डिवीजन। उसके बाद हम उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्वांटाइजर और एनकोडर से पास कर रहे हैं, और फिर हम उसको फाइनली ट्रांसमिशन चैनल पर भेज। ये सिर्फ ट्रांसमिशन स्टेज किसी पीसीएम सिस्टम। फिर ट्रांसमिटेड सिग्नल वापस आपका आएगा यहाँ पर क्वांटाइजर, पल्स जनरेटर, देन इट विल गो टू चैनल डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा सिग्नल कौन से चैनल में जाएगा, मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है। आपने ट्रांसमिशन के टाइम एनकोडर लगाया था या एडी कन्वर्टर लगाया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम या रिसीविंग के टाइम आप क्या लगाएंगे, डीकोडर एंड डी टू ए कन्वर्टर। यहाँ पे आपने मल्टीप्लेक्सिंग की थी ट्रांसमिशन के टाइम, यहाँ पे क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे, ठीक है। एंड देन द सिग्नल विल पास थ्रू सैंपल एंड होल्ड एम्पलीफायर, इट विल पास थ्रू लो पास फिल्टर, एंड यहाँ पे हमने सिग्नल को हमने यहाँ पे कंप्रेस किया था, यहाँ पर ट्रांसमिशन के टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नल को एक्सपांड करेंगे। तो फाइनल रिसीव्ड सिग्नल जो है हमारा वो है ये एम डैश ऑफ टी, विच विल बी सिमिलर टू एम टी, लाइक दैट। इसके बारे में देखते हैं अब इसमें क्या क्या हो रहा है। हाँ, देखिए क्या हो रहा है इस ब्लॉक डायग्राम में। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ए कंप्रेसर यूनिट। सिग्नल को कंप्रेस कर रहे हैं, उसकी हम प्रॉपर्टीज या तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप को मैं यहाँ पर स्लाइड नहीं, जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, जैसे ये एक साइन वेव है ना, ये एक साइन वेव है, ओके। देन अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड कंप्रेस करना है, एम्पलीट्यूड को मुझे कम करना है इसके, बेसिकली आई हैव टू reduce the amplitude, it will become like this, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, एम्पलीट्यूड में कंप्रेशन कर दिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में कंप्रेशन करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी। फ्रीक्वेंसी में दोनों तरीके की कंप्रेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये अगर सिग्नल है, ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है,
तो अगर हमने इसे फ्रीक्वेंसी में कंप्रेस किया तो हम ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर ये साइन ओमेगा टी है, ये बन जाएगी साइन 2 ओमेगा टी। तो क्या किया हमने, सिग्नल को हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस कर दिया। बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप ऐसे कंप्रेस कर देते हैं, और एम्पलीट्यूड में कंप्रेस किया तो हमने ऐसे वर्टिकली कंप्रेस किया, एम्पलीट्यूड कम कर दिया हमने सिग्नल का। ठीक है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हमने क्या किया, सिग्नल को कंप्रेस किया, उसके बाद हमने उसके करस्पॉन्डिंग एक पीएएम सिग्नल जनरेट किया, और फिर हमने उसकी मल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक, उसके बाद हमने उसको पास किया थ्रू एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर से क्या हो रहा है, इट परफॉर्म्स द टू फंक्शंस ऑफ क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। एडी कन्वर्टर में ही ये प्रोसेस हो रहा है आपका, क्वांटाइजेशन का और एनकोडिंग। इससे क्या जनरेट हो रहा है, इससे एक बाइनरी कोडेड नंबर जनरेट हो रहा है। एडी कन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका क्या जनरेट हो रहा है, एक बाइनरी कोडेड नंबर फॉर ईच चैनल सैंपल। हर वैल्यू के लिए एक बाइनरी नंबर ये जनरेट करते हैं। फिर हम इनको सीरियली सीक्वेंस में लगाना है हमें इन बिट्स को। तो हम क्या करेंगे, एक कम्यूटेटर सर्किट होता है, दीज आर ऑल डिजिटल सर्किटरी, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल। एक सर्किट, कम्यूटेटर सर्किट क्या करेगा, इस कोड को ट्रांसमिट करेगा इन ए सीरियल वाइज मैनर, कि किस कोड, किस किस बिट के बाद कौन सी बिट आए, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। रिसीविंग साइड में क्या कर रहे हैं, रिसीविंग साइड में फिर से हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, और हम रीशेपिंग कर रहे हैं इनकमिंग पल्सेस, जिससे ट्रांसमिशन नॉइज, ट्रांसमिशन के दौरान जो भी डिस्टरबेंस या एरर उसमें जनरेट हुआ है, वो एरर एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट क्या करेगा, डी कम्यूटेट करेगा पल्सेस को, और पैरेलल फॉर्म में आगे भेज देगा, किसको, डी टू ए कन्वर्टर। तो यहाँ पे ये बिट्स लेगा डी टू ए कन्वर्टर, डिजिटल बिट्स, और आपको एक एनालॉग वैल्यू आउटपुट दे देगा। इसके बाद क्या होगा, another distributor will demultiplex the several PAM signals and routes them to the proper output channel. Each channel has a sample and hold amplifier which will maintain the pulse level for the duration of the sampling period, recreating the staircase waveform approximation of the compressed signal. जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि साइन वेव थी, और वो किस तरीके से सैंपल होल्ड से पास होके एक स्टेयर केस वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको पास किया सैंपल होल्ड के आउटपुट को लो पास फिल्टर से, जिससे फर्दर क्वांटाइजेशन नॉइज को हम रिड्यूस करेंगे, और एक्सपेंडर सर्किट क्या करेगा, जैसे हमने शुरू में कंप्रेस किया था सिग्नल को, वो वापस उसे एक्सपेंड कर देगा सिग्नल को। एक्सपेंडर सर्किट रिमूव्स द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन which was intentionally introduced in the compression of the signal to obtain the output signal m dash t। तो वापस कंप्रेस कर देगा, तो m dash t will be almost a replica, यानी बिल्कुल सिमिलर होगा mt की। तो जो हमने इनपुट में सिग्नल भेजा था, ट्रांसमिट हम कर रहे थे, रिसीविंग साइड में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो दैट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सिग्नल। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स कोड फॉर्मेट। ठीक है, पल्स कोड फॉर्मेट में देखिए क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं किसी पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम में वेव के। देयर आर मैनी डिफरेंट कोड फॉर्मेट्स फॉर पल्स वेव। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन थ्री क्राइटेरिया, नेमली फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन लेवल, कैसी आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिलेशन टू जीरो लेवल, जीरो से कितनी दूर है वो सिग्नल, और उसका डायरेक्शन क्या है, या डायरेक्शन या पोलैरिटी। ठीक है, so based on the form of information transmission, the format used can be any one of the following. Full binary transmission, number one, full binary transmission, जहां पर 0 और 1 दोनों को हम यूज करेंगे,
डिजिटल कोड जनरेट करने के लिए। हाफ बाइनरी ट्रांसमिशन, हाफ बाइनरी में हम सिर्फ वंस वंस के करस्पॉन्डिंग जो है डिजिटल कोड जनरेट करेंगे। जीरो अगर आता है तो इसका मतलब वहां पर पल्स नहीं, सिर्फ वन नहीं है। मल्टीपल बाइनरी ट्रांसमिशन, जहां पर इसके अलावा बाइनरी कोड्स के अलावा टर्नरी एंड क्वाड्रेटिक कोड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर ईच ट्रांसमिटेड। इसके अलावा बाइनरी कोड के अलावा टर्नरी कोड हो सकता है, क्वाड्रेटिक कोड हो सकता है, उसमें अगर हम भेजना चाहें तो दैट विल बिकम मल्टीपल बाइनरी ट्रांसमिशन। दूसरी बात कि अगर हमारा सिग्नल जीरो लेवल पर वापस आ जाता है, पल्स जो है हमारी जीरो लेवल पर वापस आ जाती है, ये जीरो लेवल है, तो हम कहेंगे उसे रिटर्न टू जीरो। और अगर रिटर्न टू जीरो नहीं होता है, पल्स हमारी खत्म तो हो गई लेकिन जीरो लेवल पे नहीं, लाइक दिस, उसको कहा जाएगा नॉन रिटर्न टू जीरो NRZ, where there is no voltage level change if consecutive bits are transmitted, although there is a level change when there is an information variation from 0 to 1, 1 to 0। यानी अगर दो consecutive bits सेम है, 1 और 1 है, मान लीजिए दो दो consecutive bits, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पल्स जनरेट होगी और यहाँ पे नॉन रिटर्न टू जीरो है, तो यही लेवल उसका रहेगा, वापस जीरो पर नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। और मान लीजिए फिर जीरो आ गया, फिर जीरो आ गया, तब जाके पल्स जो है आपकी जीरो लेवल पर आएगी। इस In the case of the third criteria, that is direction, the code format can be used can be either unipolar। ये बताया आपको डायरेक्शन का क्या मतलब है, पोलैरिटी से मतलब है। अगर आप पॉजिटिव पोलैरिटी की ले रहे हैं तो यूनिपोलर हो गया, और दोनों पोलैरिटी की ले रहे हैं तो बाइपोलर हो गया। ठीक है, ब्रीफली इनको जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। अब ये आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं, ये आपका जो है डिजिटल सिग्नल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए बाईपोलर रिटर्न टू जीरो, ये क्या है, ये किस तरीके का सिग्नल जनरेट होगा, बाईपोलर यानी दोनों पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी भी है और नेगेटिव पोलैरिटी भी है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जूम कर सकते हैं, जूम पर जूम करके देख लीजिए आप, ठीक है ना, इस इमेज को आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये जीरो लेवल पर वापस आ रही है, तो ये बन गया बाईपोलर RZ, बाईपोलर रिटर्न टू जीरो। ठीक, अब इस वाले में बी वाले में देखें, सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी, ओनली पॉजिटिव पोलैरिटी, एंड इट इज आल्सो रिटर्निंग टू जीरो लेवल, सो दिस इज अ यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। एक मिनट, दिस शुड हैव बीन, अच्छा वो जीरो लेवल पे नहीं आ रहा है, इन्होंने दिखाया नहीं है इसको सही से। बहरहाल ये जो है आपका जीरो लेवल नहीं, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, ये जीरो लेवल नहीं है, तो इसलिए यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो है, दिस इज नॉट जीरो लेवल। उसके बाद अगर हम ये जीरो लेवल मान रहे हैं यहाँ पर, तो ये है यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो हाफ बाइनरी, हाफ बाइनरी, क्योंकि इसमें सिर्फ वन वन को हम शो कर रहे हैं, ये हाई लेवल को हम इसमें शो कर रहे हैं, लाइक दिस, यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो, यूनिपोलर है एंड इट इज रिटर्निंग टू जीरो। फिर बाईपोलर रिटर्न टू जीरो, बाईपोलर रिटर्न टू जीरो, ये हाफ बाइनरी, ये देखिए ये हाई लेवल है लेकिन दोनों पोलैरिटी का है और वापस जीरो लेवल पर आ रहा है। डबल बाईपोलर रिटर्न टू जीरो, इसमें क्या है, इसमें दोनों दोनों पोलैरिटीज हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी भी है, नेगेटिव पोलैरिटी भी है, एंड इट इज रिटर्निंग टू जीरो। एंड देन वी हैव यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, यूनिपोलर यानी इसमें पोलैरिटी है लेकिन यहाँ पर हम इसको जीरो लेवल नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे दिस इज नॉट जीरो लेवल। एंड वी हैव ये, इसमें थोड़ा सा जूम करने में, तो मैं एक बार जूम करके देखता हूँ अगर हो जाए तो किसी,
नहीं, जूम नहीं हो रहा है, ये फिगर यहाँ से थोड़ी सी कट हो रही है यहाँ पे, बट मैं ये फिगर दोबारा से डाल दूंगा, बाई पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। बस ये लास्ट दो स्लाइड्स हैं आज की, जल्दी जल्दी देखते हैं। फुल बाइनरी ट्रांसमिशन में हमने बताया कि दोनों बिट्स को हम यूज कर रहे हैं, 0 और 1 को, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फुल बाइनरी RZ फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं मोस्ट रिलायबल पल्स वेव कोड, लेकिन हम इसको यूज करते हैं फॉर स्लो ट्रांसमिशन के लिए, जिसकी स्पीड होती है 600 बिट्स पर सेकेंड। इसमें फिर एक प्रोसेस आपका मॉड्यूलेशन का है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK जिसको हम कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी पल्सेस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट 1 and 0 बिट्स and no power is transmitted between the pulses resulting in a space between each pulse। इसमें पावर कंजम्पशन भी आपका कम होगा। लेकिन नॉन रिटर्न टू जीरो में अगर हम आए, the pulses are spread out in time so that they occupy the full time slot and permit an increasing rate of transmission। अगर हमें स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ानी है, then we will have to go for no NRZ transmission। The format is most popularly used in serial computer applications and for data transmission speeds of 600, 1200, and 2400 bits per second। Transmission bandwidth is efficiently utilized since the entire bit period contains signal information। रिटर्न टू जीरो में कुछ जीरो जीरो इंटरवल आएगा जहां पर कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो रही होगी, वो टाइम स्लॉट आपका एक तरीके से खाली चला है। लेकिन नॉन रिटर्न टू जीरो में क्या होगा, आप फुल बैंडविड्थ को आप यूटिलाइज करेंगे और इसकी वजह से आप सिग्नल को फास्ट ट्रांसमिट कर पाएंगे और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा बैंड। लास्ट स्लाइड आज की, हाफ बाइनरी ट्रांसमिशन में हमने क्या बात आपसे कही, हाफ बाइनरी ट्रांसमिशन में ओनली बाइनरी वंस विल बी ट्रांसमिटेड, और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एज ए पल्स और ए पोलैरिटी चेंज, बट द जीरोज आर सीन एज स्पेसेस। यानी जीरोज अगर होंगे तो वहां पर सिर्फ स्पेस होगी, वहां पे कोई पल्स नहीं होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल assumption दैट द नंबर ऑफ वंस इन अ पल्स ट्रेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज। अगर हम पल्स ट्रेन की बात करें, पल्स ट्रेन क्या होती है भाई, पल्स ट्रेन में टाइम इसका जो है खत्म हो रहा है, पल्स ट्रेन आपकी ये है। तो हम ये मान रहे हैं कि जितने वंस हैं उतने ही जीरोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जितने पल्स ट्रेन में वंस हैं उतने ही जीरोज भी हैं। इसका मतलब रिजल्टिंग इन अ रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन पावर विद ए पॉसिबल इंक्रीज ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वंस को भेज सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि उतने ही जीरोज हैं, और इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन पावर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जितने लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में रोल नंबर टाइप करें अपना। The return to Z unipolar format in half binary transmission is shown in the figure। It can be seen, ये अभी हमने फिगर में देखा, it can be seen that the pulse wave corresponding to the zero bits are absent। जीरो बिट्स के करस्पॉन्डिंग कोई पल्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वही बात कह रहे हैं। एज ए रिजल्ट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द पल्स ट्रेन हैज फ्यूअर हाई फ्रीक्वेंसी components which in turn results in less crosstalk। इससे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो है आपका वो फिल्टर आउट हो जाता है। ये टेक्निकल टर्म है क्रॉस टॉक, लेकिन हम इसको बस ऐसे समझें कि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज हमारा या हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा, एक डीसी कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, अगर हमें डीसी कंपोनेंट भी मौजूद होगा जिसे ट्रांसमिट करना थोड़ा मुश्किल। The coding method is not very efficient since 50% of the bandwidth is wasted because information is contained in only
हाफ द बिट। कह रहे हैं कि क्योंकि हम जीरोस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड तो बढ़ जा रही है हमारी ट्रांसमिशन की, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास को जो है कर देंगे खत्म।